हेलो फर्स्ट ईयर ऑनर्स के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। नियतिवाद के प्रमुख समर्थक विद्वानों की बातों पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब आज मैं आपको नियतिवाद की आलोचनाएं किस किस आधार पर हुई उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले नियतिवाद की जो आलोचनाएं हुई वो पहले नंबर पर रोजर मिन्सुल नामक विद्वान थे, जिन्होंने नियतिवादी मानव पर प्रकृति को हावी बताने में इन्होंने कहा कि नियतिवादी विद्वान जो हैं वो मानव पर प्रकृति को हावी बताने में जुटे रहे। लगातार ये कहते रहे कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, प्रकृति से अलग हटकर मानव कुछ नहीं कर सकता, वो अपने परिवेश के अनुसार ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों पर उलझे रहे, इसी बात पर उलझे रहे कि बस प्रकृति मानव पर हावी है। लेकिन उन्होंने मानव के द्वारा किए गए आविष्कारों जैसे पहिया, हल, कृषि यंत्र आदि को देखा ही नहीं। तो पहला जो है कि नियतिवादी मानव पर प्रकृति को हावी बताते रहे, मानव के द्वारा किए गए विकासों को उन्होंने नहीं देखा। दूसरा, एक ही प्रकार के परिवेश में मानव द्वारा अनेक प्रकार के विकास नियतिवाद की आलोचना करते हैं। यानी परिवेश एक ही प्रकार का है। आप देखेंगे बहुत सारे देश हैं जिनमें एक ही तरह की जलवायु है, लेकिन विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनका अलग अलग रूप हमें दिखाई देता है। कठिन परिस्थितियों में भी मानव का हम नियतिवाद की आलोचना की बात कर रहे थे, और इसमें यह है कि एक ही परिवेश में मानव के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विकास देखने को मिलता है। विभिन्न देशों की अगर आप देखेंगे तो जलवायु एक जैसी होते हुए भी विकास की दृष्टि से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एशियाई और यूरोपीय कंट्रीज़ का, क्योंकि यूरोप के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ आपको विकास की दृष्टि से अधिक संपन्नता दिखाई देगी, जबकि एशियाई देशों में समान जलवायु होते हुए भी एशिया के उत्तरी पार्ट जो हैं, जहाँ जलवायु की दृष्टि से लगभग यूरोप के समकक्ष ही दिखाई देते हैं, वहाँ भी विकास की दृष्टि से वो यूरोपीय क्षेत्रों से पिछड़े हुए नजर आते हैं। अब तीसरा इन्होंने जो आलोचना हुई है वो ये है कि कठोर नियतिवाद जो है वो अवास्तविक है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकृति ने जो वातावरण या जो आपके प्रकृति के द्वारा दिए गई जलवायु की कठिनाइयाँ हैं उनमें मानव कोई परिवर्तन ना करे, ये संभव ही नहीं है। मानव अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति से सामंजस्य बिठाता है और सामंजस्य बिठाकर प्रकृति और स्वयं के बीच का एक रास्ता निकालता है और फिर अपना जीवन जीता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि चंद्रमा की धरती पर मनुष्य ने का उतरना प्रकृति प्रदत्त नहीं है। यानी प्रकृति ने ऐसी कोई सुविधा मनुष्य को नहीं दी कि वो जाकर चांद की धरती पर उतरे या इतना विकास करे, लेकिन मनुष्य ने अपने दिमाग से इस तरह के यंत्र बनाए और उन यंत्रों की सहायता से वो चंद्रमा की धरती पर अपनी योग्यता के आधार पर उतरा। तो कठोर नियतिवाद की नियति ही प्रभावित करती है, मनुष्य तो सिर्फ और सिर्फ उस नियति के अनुसार चलता है,
ये कहना गलत है। मनुष्य ने अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से बहुत सारा विकास किया है, जो कि नियतिवादी विद्वानों ने देखा ही नहीं या उसको महत्व ही नहीं दिया। नंबर 4, इसकी आलोचना ये है कि उत्पादन के प्रकृति प्रदत्त साधनों पर मानव प्रत्यक्षतः निर्भर होता है, लेकिन प्रतिकूल परिवेश में अनुकूलता लाने का प्रयास मानव सदैव करता रहता है। जैसे प्रकृति ने हमें दी मिट्टी, ठीक है, अब उस मृदा पर मानव सीधा प्रभावित था। भाई मृदा उपजाऊ है तो आपका उत्पादन होगा, मृदा अनुपजाऊ है तो उत्पादन नहीं होगा। प्रकृति ने तो इस तरह का दिया, लेकिन मनुष्य ने अपने दिमाग से कृषि यंत्रों का निर्माण किया, बीजों में संकर व उन्नत नस्लों का निर्माण किया, पशुओं में भी उसने अलग अलग वैरायटी वाले पशुओं को से संकर नस्लें बनाई। तो ये सारा मनुष्य के दिमाग से हुआ, मनुष्य की आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से हुआ। इसमें प्रकृति ने उसको, प्रकृति के जो रूप था उसको बदलने में मानव के मस्तिष्क का प्रभाव ज़्यादा है। तो मानव प्रतिकूल परिवेश में भी अपने लिए अनुकूलता बना लेता है, जबकि नियतिवादी ऐसा कहते हैं कि प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन मानव के बस के बाहर की बात है और मानव मोम का पुतला है जिसे प्रकृति नियंत्रित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 5 जो आलोचना है वो ये है कि उद्योग धंधे मानव की उपज है, क्योंकि प्रकृति ने तो हमें कोई फैक्ट्री या कोई इस तरह का कोई भी ऐसा संस्थान, औद्योगिक इकाइयाँ बनाकर नहीं दी कि प्रकृति ने ही बना दी और हम सिर्फ उसका उपभोग कर रहे हों, ऐसा नहीं है। तो उद्योग धंधे जो हैं वो मानव ने बनाए हैं, मानव की उपज हैं, और इन पर प्राकृतिक परिवेश से ज़्यादा मानव का नियंत्रण है। यानी जितनी भी मशीनें बनी हैं उनको प्रकृति निर्धारित नहीं करती, प्रकृति नहीं चलाती, मनुष्य चलाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रकृति की कठोरता है, अधिक शीत ऋतु है, तो मानव ने अपने दिमाग से हीटर बना लिए और हीटर चलाकर अपने सुविधाजनक स्थिति बना ली कि बहुत अधिक ठंड में भी वो हीटर चलाकर रह सकता है। ऐसे ही बहुत अधिक ग्रीष्म प्रभाव जहाँ पर है, बहुत अधिक गर्मी जहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर व्यक्ति ने एयर कंडीशंस बना लिए, एसी बना लिए, और उनकी मदद से मनुष्य बहुत भीषण गर्मी में भी आसानी से अपना समय व्यतीत करता है वातानुकूलित यंत्रों की सहायता से। तो ये मनुष्य के ही द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं जो प्रकृति के प्रभाव को मनुष्य के जीवन पर कम कर देती हैं। तो इसमें उद्योग धंधों में हम बहुत अच्छा उदाहरण जो ले सकते हैं वो जापान का ले सकते हैं कि जापान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं लगातार बनी रहती हैं। सबसे ज़्यादा तो भूकंप ही आते हैं। दूसरा, उनके पास बहुत अधिक खनिज संसाधन हैं ही नहीं, मतलब वहाँ संसाधनों का जमाव जो है वो बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादातर औद्योगिक कार्यों के लिए वो बाहर से सामान मंगवाते हैं, आयात करते हैं, और उसके बावजूद विश्व में अपने आप को उन्होंने औद्योगिक देश की तरह अपने आप को स्थापित किया हुआ है, और उनके अथक परिश्रम से ये साबित हुआ। इसमें प्रकृति ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उनका जो परिश्रम करने का एक सोच है उसके आधार पर जापान की औद्योगिक विकास आज हम देखते हैं, और ये एक बहुत अच्छा उनके अथक प्रयासों का
उदाहरण है कि मानव अगर बहुत कोशिश करे, परिश्रम करे, तो वो प्रकृति की कठिनाइयों को भी अपनी अनुकूलता में परिवर्तित कर लेता है। छठी आलोचना में आधुनिक नगरों का विकास, यानी पहले यदि हम देखें तो आदि मानव वाली स्थिति थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमारे तो शहर, महानगर, जहाँ लंबी लंबी सड़कें, फ्लाईओवर्स, रेलवे सुविधाएं, एयर सुविधाएं, और यातायात के साधनों की सुविधाएं, तो ये जो आधुनिक नगर हैं जहाँ दुकानें वातानुकूलित होती हैं, गाड़ियाँ वातानुकूलित होती हैं, आपके जहाँ आप काम करते हैं वो भी आपका सुविधाजनक है, जहाँ आप रहते हैं वो भी आपकी सुविधाओं के अनुकूल हैं। तो आधुनिक नगर जो हैं जहाँ सारी सुविधाएं मानव के जीवन को आसान बनाती हैं, उन सारी सुविधाओं का विकास करने वाला कौन है? मनुष्य। यानी मनुष्य ने आधुनिक नगरों का निर्माण किया, विशिष्ट कृषि का निर्माण किया। जैसा कि इस समय यदि हम सुनते हैं तो बिना मिट्टी और बहुत कम पानी का उपयोग करके इज़राइल ने ऐसी कृषि तकनीक विकसित कर ली है कि उत्पादन बहुत अधिक और बिना मिट्टी के वो उसको उत्पादित कर रहे हैं। वहाँ सुविधाएं नहीं है कृषि के योग, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से इस तरह की तकनीक का निर्माण किया है, और अब धीरे धीरे लगातार प्रत्येक वो क्षेत्र जहाँ मिट्टी उपजाऊ नहीं है और पानी की उपलब्धता कम है, वहाँ इज़राइल तकनीक से कृषि की जा रही है। तो उन्नत कृषि और आधुनिक नगर मानव की मेहनत और परिश्रम और बुद्धि का अनूठे उदाहरण है। यहाँ आप देखिए कि प्रत्यक्ष रूप से मानव पर प्राकृतिक प्रभाव लुप्त होता हुआ दिखाई देता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें तो बरखोयानस्क नगर है जहाँ भयंकर सर्दी पड़ती है, वो साइबेरिया में स्थित है। तो वहाँ उस भयंकर सर्दी से बचने के लिए और सिंगापुर में भयंकर गर्मी से बचने के लिए वातानुकूलित यंत्रों का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में होने लगा है। अब आखिरी आलोचना जो है वो ये है कि वर्तमान समय में मानव ने अपनी कोशिशों द्वारा पूर्णतः प्राकृतिक परिवेश पर लगभग विजय प्राप्त कर ली है। आज का मानव ग्लोब के ध्रुव से ध्रुव तक, समुद्र तल से एवरेस्ट तक प्राकृतिक परिवेश को प्रभावित कर रहा है। अर्थात आज मनुष्य प्रकृति की कठिनाइयों के बावजूद लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो नियतिवाद जो है कि कठोर नियतिवाद, वो कल्पना वर्तमान मनुष्य पर लागू नहीं होती, क्योंकि कठोर नियतिवाद जैसी स्थितियां हमारे सामने है ही नहीं। हम हर जगह मानव जो है वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो यहाँ आपका ये नियतिवाद का टॉपिक समाप्त होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे अपने नोट्स शेयर किए हैं, आप मुझसे उस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।